देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सांद्रता का मात्रात्मक रूप, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्य आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में अपन ने एक्सप्लेनेशन किया था। उसके अलावा हमने विलेयता को स्पष्ट किया था कि विलेयता क्या है, और विलेयता में भी हमने सबसे पहले क्या लिया था कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, विलेयता में भी ठोसों की द्रवों में विलेयता, और उसके हमने प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। उसमें पहला कारक लिया विलेय और विलायक की प्रकृति, जिसमें मैंने ये बताया कि विलेय और विलायक दोनों ध्रुवीय हैं तो विलयन बनेगा, विलेय और विलायक दोनों अध्रुवीय है तो उस स्थिति में विलयन नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये था कि समान किसको घोलता है, समान को। दूसरा इफेक्ट प्रभाव हमने पढ़ा तापमान का प्रभाव, और उसमें हमने देखा कि यदि ऊष्मा शोषी है तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, और ऊष्मा क्षेपी है तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है। और उसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो उसका एग्जाम्पल वहाँ पर AgNO3 NaNO3 आ रहे थे ऊष्मा शोषी में, और इधर आ रहे थे Li2SO4। अब यदि ग्लूबर लवण को देखा जाए, जो कि एक्सेप्शनल केस है, उसमें हम देखते हैं कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो विलेयता बढ़ती है, उसके बाद में विलेयता क्या होती जाती है, घटती जाती है। अब ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जिसमें हम देख रहे हैं ठोसों की द्रव में विलेयता वाला। अब दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है, गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता में हम देखते हैं कि विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक मिलकर बना रहे हैं विलयन, और इस विलेय प्लस विलायक से जो विलयन बन रहा है उसमें विलेय तो है गैस और विलायक कौन है, द्रव, और ये विलयन बनेगा कौन सा, द्रवीय विलयन। क्योंकि मैं तुमको पीछे एक दो बार रिपीट कर चुका हूं कि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था से निर्धारित होती है, और यहां पर विलायक की भौतिक अवस्था कौन सी है, द्रव है। अब आगे देखिए, अब इस गैसों की द्रव में विलेयता में हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, वो कौन सा आता है, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं, अवशोषण गुणांक से क्या तात्पर्य। सबसे पहले हम इसका सिंबल देखें तो अवशोषण गुणांक का सिंबल होता है अल्फा। अब अवशोषण गुणांक से क्या तात्पर्य है, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। अब अवशोषण गुणांक में यदि अपन देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बीकर बनाएंगे और बीकर में हम जल लें। अब अवशोषण गुणांक से क्या तात्पर्य है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब से क्या तात्पर्य, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर क्या है, हाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब देखिए गैस की मात्रा किसमें, ml में, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, गैस की मिलीलीटर में मात्रा। तो देखिए परिभाषा क्या आएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुली हुई गैस की मिलीलीटर में मात्रा ही उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में गैस की घुली हुई मिलीलीटर में मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसे स्पष्ट करेंगे अवशोषण गुणांक को, कि अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। अब आगे देखिए, यदि हम गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पढ़ें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। अब इनमें सबसे पहले देखेंगे गैस की प्रकृति।
गैस की प्रकृति। अब देखिए गैस की प्रकृति कैसे स्पष्ट होगी, वे गैसें जो जलीय विलयन में या वे गैसें जो विलयन में आयनित हो जाती हैं वो तो तुरंत घुल जाती है, उनकी विलेयता बढ़ जाती है, और जो आयनित नहीं होती उनकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गैस की प्रकृति को कैसे स्पष्ट करेंगे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जो तुरंत आयनित हो जाती है, जल में आयनित हो जाती है, वो तो अधिक घुलेंगी, और जो आयनित नहीं होती वो कम घुलेगी। अब देखिए दूसरा कारक आएगा गैस की प्रकृति के बाद में, दूसरा है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक कैसे, अब देखिए जिसका अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी घुलनशीलता भी उतनी अधिक होगी, विलेयता भी उतनी अधिक होगी। जैसे किसी गैस की अवशोषण गुणांक क्या है, मिलीलीटर में मात्रा जो इसमें उपस्थित है, घुली हुई है, वही कहलाएगा अवशोषण गुणांक। अब जितना ज़्यादा अवशोषण गुणांक होगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे विलेयता भी बढ़ जाएगी और घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए अवशोषण गुणांक कैसे प्रभावित करेगा, जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी विलेयता का मान भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। देखिए जैसे NH3 का अवशोषण गुणांक सबसे अधिक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का अवशोषण गुणांक क्या है, सबसे कम, तो हम कह देंगे इसकी विलेयता सबसे अधिक होगी, इसकी विलेयता क्या होगी, सबसे कम होगी। आगे देखिए पहला कारक हो गया गैस की प्रकृति, दूसरा कारक कौन सा हो गया, अवशोषण गुणांक। अब हम तीसरा कारक लेंगे, तीसरा कारक आएगा हमारा यहाँ पर विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति में कैसे, वही रीजन आ जाएगा विलायक की प्रकृति में भी। देखिए यहाँ पर विलायक की प्रकृति कैसे, यदि हम बात करें विलेय प्लस विलायक मिलकर बना रहे हैं विलयन, विलेय गैस अब देखिए विलेय यदि ध्रुवीय है, विलायक भी यदि ध्रुवीय है तो विलयन बनेगा। एग्जाम्पल देखिए जैसे HCl H2O द्रव्य विलयन बनता है, क्योंकि HCl भी ध्रुवीय है, H2O भी क्या है, ध्रुवीय है। इसका मतलब ये है कि वही रीजन आ गया, समान को घुलता है। समान किस में घुलता है, समान में। देखिए चौथा कारक यदि अपन देखें, फोर्थ कारक देखें, तो उसमें हम देखते हैं तापमान का प्रभाव। तापमान के प्रभाव में देखिए, तापमान बढ़ाने के साथ साथ गैसों की द्रव में विलेयता घटती जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ाने पर स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का जो मान है उसका मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अतः तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता कम होती जाएगी। लेकिन इसमें यदि अपन देखें, अपवाद देखें, तो इसका अपवाद है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये गैसें तापमान बढ़ाने पर इनमें विलेयता बढ़ती जाती है। क्योंकि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। और पीछे हमने बताया भी था कि ऊष्मा शोषी में क्या आएगा, तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए चारों कारक जो हैं उनको एक बार फिर वापस रिपीट कर लेते हैं। गैस की प्रकृति कैसे, कि यदि गैस आयनित हो जाती है तो विलेयता बढ़ेगी। जैसे अमोनिया आयनित नहीं होती है तो विलेयता नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी भी तो कम गति से, धीमी गति से बढ़ेगी। अवशोषण गुणांक, जिसका अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी विलेयता भी उतनी ही अधिक होगी।
जिसका अवशोषण गुणांक जितना कम होगा उसकी विलेयता उतनी कम होगी। जैसे अमोनिया का अवशोषण गुणांक अधिक है तो विलेयता अधिक होगी, नाइट्रोजन का कम है तो कम होगी। आगे विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति वही है जो ठोस की द्रव में विलेयता में चल रहे थे। उसमें हमने कहा था गैस, द्रव और द्रव्य विलयन। तो यहाँ पर कह देंगे यदि ध्रुवीय ध्रुवीय दोनों ही ध्रुवीय हैं तो विलयन बनेगा, और यदि विलायक क्या है अध्रुवीय है या फिर ये अध्रुवीय है तो विलयन है। यहाँ पर ये अध्रुवीय हो और ये ध्रुवीय हो तो विलयन नहीं बनेगा। और हम यहाँ पर ये कहते हैं ये अध्रुवीय हो और ये ध्रुवीय हो तो विलयन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि समान समान को बोलता है। दोनों ध्रुवीय हैं तो विलयन बनेगा, दोनों अध्रुवीय हैं तो विलयन नहीं बनेगा। आगे देखिए तापमान का प्रभाव कैसे, तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने के साथ साथ स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन अपवाद कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें तापमान बढ़ाने पर विलेयता का मान घटने के बजाय क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ये प्रोसेस कौन से होते हैं, ऊष्माशोषी प्रकार के होते हैं। अब देखिए पांचवा कारक देखें तो पांचवा कारक आता है दाब का प्रभाव। पांचवा कारक आ रहा है दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव को यदि अपन देखें तो दाब के प्रभाव में गैस को हम किस में बोल रहे हैं, द्रव में। गैस को किस में बोलेंगे, द्रव में। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि दाब जितना बढ़ाते जाएंगे, पिस्टन लगा के दाब जितना बढ़ाते जाएंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि पिस्टन लगा दिया और यहाँ पर ये गैस है और ये द्रव है। माना कि ये तो कौन है, गैस, और नीचे कौन है, द्रव। तो उस स्थिति में हम देखेंगे ये तो गैस और ये द्रव और ये है पिस्टन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पिस्टन पर आप जितना दाब लगाते जाओगे इस गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो दाब का प्रभाव क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल टू विलेयता, या फिर हम कहते हैं विलेयता प्रोपोर्शनल टू P। यानी आप ये कह सकते हैं कि दाब बढ़ने के साथ साथ गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब आगे देखिए कितना दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कितनी बढ़ेगी, कितना दाब कम करने पर गैसों की विलेयता कितनी कम होगी। ये संबंध कहलाता है मात्रात्मक संबंध। यानी दाब बढ़ाने पर कितनी विलेयता बढ़ती है और दाब कम करने पर कितनी विलेयता कम होती है, इनके बीच का संबंध कहलाता है मात्रात्मक संबंध। और इस मात्रात्मक संबंध को किसने स्थापित किया, हेनरी ने, जिसे हम कहेंगे हेनरी का नियम। देखिए समझो वापिस कि हम यहां पर ये कह रहे हैं कि दाब बढ़ाने के साथ साथ गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती जाती है। हम कह देंगे विलेयता प्रोपोर्शनल टू P दाब, या फिर हम कह दें दाब प्रोपोर्शनल टू विलेयता। अब कितना दाब बढ़ाने पर कितनी विलेयता बढ़ेगी, ये जो संबंध कहलाएगा, ये संबंध कहलाएगा मात्रात्मक संबंध। मात्रात्मक संबंध से क्या तात्पर्य है कि मैं दाब इतना बढ़ाऊं तो विलेयता इतनी बढ़ जाएगी, ये संबंध कहलाएगा मात्रात्मक संबंध। और इस मात्रात्मक संबंध को किसके द्वारा दिया गया, हेनरी के द्वारा, जिसे किस नाम से जाना जाता है, हेनरी का नियम। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दाब के प्रभाव में वो कौन सा रहेगा, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हाँ देखिए हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम से क्या तात्पर्य है, इधर देखिए। देखिए हेनरी का नियम है कि T बराबर कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर किसी इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस पर लगे हुए, ये पिस्टन है, उस गैस पर लगे हुए दाब के समानुपाती होती है। वापिस रिपीट कर रहा हूं कि स्थिर ताप पर इकाई आयतन में, इकाई आयतन में द्रव का इकाई आयतन है, घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। तो हम यहां पर कह देंगे हेनरी के अनुसार, हेनरी के अनुसार, हेनरी के अनुसार विलेयता प्रोपोर्शनल टू पी, विलेयता किसके समानुपाती है? पी के। यानी हम इसके कहने का मतलब ये है कि आप जितना दाब लगाते जाओगे विलेयता उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी गैस की उसमें द्रव में विलेयता उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर ये कह दिया m प्रोपोर्शनल टू p, m बराबर क्या है? विलेयता, p बराबर क्या है? दाब। m को बराबर, m प्रोपोर्शनलिटी को बराबर मिलाओ, m बराबर के एच इंटू पी, के एच बराबर क्या है? हेनरी स्थिरांक। मैंने तुमको 11वीं में भी बोला था कि जब प्रोपोर्शनलिटी बराबर में आता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा। तो के एच, एच का मतलब हेनरी, के का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू, तो के एच बराबर क्या है? हेनरी स्थिरांक। अब देखिए आगे, यदि हम यहाँ पर देखें तो ग्राफ आ रहा है y बराबर किसका? mx का। y बराबर क्या है यहाँ पर? अक्ष। x भी क्या है? अक्ष। m क्या है इसका? ढाल। तो के एच निकालेंगे तो के एच बराबर क्या आ जाएगा? हेनरी स्थिरांक बराबर m अपॉन क्या आ जाएगा? p। ये आ गया हेनरी स्थिरांक। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि यदि विलेयता को मोल अंश के बराबर कर दिया जाए, समझना, विलेयता को मोल अंश के बराबर कर दिया जाए, यानी यहां पर ये कहें कि इसमें जो गैस घुल रही है तो इसके मोल भी चलेंगे इसमें, तो उस स्थिति में मोल अंश आएगा। भाई इसके कहने का मतलब भी ये है कि इसमें जो गैस घुल रही है तो 100% हम कहेंगे इसमें मोल जा रहे हैं विलियन में, तो उस स्थिति में मोल अंश निकलेगा। तो यहां पर ये कह रहा है m बराबर काई, m बराबर काई। यहाँ पर काई बराबर, काई बोलते हैं या फिर कभी कभी एक्स बोलते हैं कुछ, तो काई बराबर क्या है? मोल अंश। तो देखिए लास्ट में क्या आ जाएगा? काई प्रोपोर्शनल टू पी, काई बराबर के एच इंटू पी। तो यहाँ पर कह देंगे काई बराबर मोल अंश, पी बराबर क्या हो गया? दाब, के एच क्या हो गया? हेनरी स्थिरांक। तो देखिए P बराबर क्या आ जाएगा? काई अपॉन के एच। अब देखिए इसमें भी हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो ये ग्राफ कौन सा रहा है? y बराबर mx। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों बराबर आ रहे हैं। y क्या है यहां पर? अक्ष, x भी क्या है? अक्ष, और m क्या है यहां पर? ढाल। तो दोनों ग्राफ सेम आ रहे हैं, ये भी y बराबर mx का, ये भी y बराबर mx का। यदि हम यहां पर ग्राफ खींचे किसमें? मोल अंश या फिर विलेयता ले लें, विलेयता और दाब के मध्य, तो उस स्थिति में ग्राफ कौन सा आएगा? सीधी रेखा में क्या जाएगा? के एच। तो यदि विलेयता और दाब के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ कौन सा प्राप्त होता है? हमें सीधी रेखा में प्राप्त होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि आदर्श गैस समीकरण के अनुसार पी वी बराबर क्या होता है? NRT। एन क्या है यहां पर? मोलों की संख्या।
चूंकि n बराबर हमने पढ़ा हुआ है n बराबर m अपॉन कैपिटल M, यहां पर स्मॉल m बराबर क्या है, द्रव्यमान, और कैपिटल M बराबर क्या है इसका, अणुभार। स्मॉल m द्रव्यमान और कैपिटल M क्या है, अणुभार। तो PV बराबर आ जाएगा m अपॉन m इंटू RT। आगे देखिए, तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर और V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा यहां पर V बराबर m अपॉन m इंटू P इंटू RT। आगे देखिए, तो यहां पर हम कह देंगे V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर m अपॉन P इंटू RT अपॉन कैपिटल M। आगे देखिए, यहां पर टेम्परेचर T बराबर क्या है, स्थिर है। तो इस स्थिति में m अपॉन P बराबर भी क्या रहेगा, स्थिरांक। तो यहां पर V बराबर भी क्या आ जाएगा, स्थिरांक, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, V भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए वापस यदि डेरिवेशन को रिपीट करें तो यहां पर देखिए, पहले हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या कहलाएगा, यहाँ पर देखो स्थिर ताप पर इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस पर लगने वाले दाब के क्या होती है, समानुपाती। तो यहाँ पर कह रहा है विलेयता प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, P। ये आप कह देगा M प्रोपोर्शनल टू P। M क्या है, विलेयता, P क्या है, प्रेशर दाब है, तो प्रोपोर्शनलिटी को बराबर में लेके आएंगे, बराबर करेंगे, M बराबर KH इंटू P। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, H का मतलब है हेनरी, K का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए ग्राफ कौन सा आ गया, Y बराबर mx का, Y अक्ष है, M ढाल है, X क्या है, अक्ष है, तो KH बराबर क्या आ जाएगा, M अपॉन P आ जाएगा। आगे देखिए, यदि विलेयता को मोल अंश के बराबर कर दिया जाए, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जब गैस इसमें घुल रही है तो 100% इसमें मोलों का भी योगदान चल रहा है, मोलों का योगदान चल रहा है तो उसका मोल अंश निकलेगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि विलेयता मोल अंश के बराबर कर दी जाए, M बराबर क्या हो गया, काई। अब यहां पर काई क्या है, मोल अंश। तो देखिए काई प्रोपोर्शनल टू P, तो देखिए यहां पर आ जाएगा KH इंटू P। तो ग्राफ Y बराबर mx का, यहां पर भी ग्राफ Y बराबर mx का, तो P बराबर ये आ गया, ये x क्या है, अक्ष है, M क्या है, ढाल है, Y क्या है, यहाँ पर अक्ष है। विलेयता और दाब के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो सीधी रेखा में प्राप्त होगा, KH ये ढाल आ गया। अब आगे कह रहा है कि आदर्श गैस समीकरण के अनुसार। अब देखिए आदर्श गैस समीकरण क्यों लिए है, क्योंकि हम जब भी गैस की बात करते हैं तो उसको एक मापित किया जाए, रेफरेंस रूप लिया जाए उसका, तो हमेशा कौन सी गैस ली जाती है, आदर्श गैस ली जाती है। तो PV बराबर क्या है, nRT। N क्या है यहाँ पर, मोलों की संख्या। N बराबर क्या होता है, स्मॉल m बटे कैपिटल M। M स्मॉल m क्या है, द्रव्यमान, और कैपिटल M क्या है उसका, अणुभार। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, V बराबर क्या आ जाएगा, ये, तो V बराबर M अपॉन P RT अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर T कांस्टेंट है तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो V भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। आगे देखिए हेनरी के नियम को देखिए, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग यदि अपन देखें तो इसका पहला अनुप्रयोग होता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पेप्सी कोका कोला जो भी बोतल होती है उसमें अपन देखते हैं कि जो CO2 गैस होती है उसको उच्च दाब पर भरा जाता है। तो पहला अनुप्रयोग हो गया शीतल पेय जो हैं उनमें CO2 को उच्च दाब पर भरा जाना। दूसरा जो अनुप्रयोग होता है बेंट्स का निर्माण। बेंट्स कैसे बनते हैं, जब समुद्र में गोताखोर गहराई में जाता है तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो जो समुद्र में गोताखोर गहराई में जाता रहता है तो उसके शरीर पर जल का या समुद्र में जो भी कंपोनेंट है उनका दाब बढ़ता जाता है। तो श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जो गैसें ली जाती हैं गोताखोर के द्वारा, वो उनकी ब्लड में सोल्युबिलिटी यानी विलेयता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि बाहर से दाब लग रहा है तो विलेयता बढ़ेगी। अब जो ही गोताखोर नीचे से ऊपर आता है तो कुछ गैसें तो बाहर निकल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस कुछ जगह एयर बबल्स के रूप में रह जाती है रक्त वाहिनिकाओं में,
और वहाँ पर जो एयर बबल्स रह जाते हैं, उन एयर बबल्स को कहा जाता है बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स, जो कि पीड़ादायी होते हैं और कई बार ये इतने हानिकारक होते हैं कि गोताखोर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कई बार बोर्ड में एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैंड्स किसे कहते हैं, बैंड्स से क्या तात्पर्य है? तो बैंड्स का मतलब है कि गोताखोर जब गहरे समुद्र में जाएगा तो उसके साथ ली गई क्या करेगी, क्या ली गई गैसें सॉल्युबिलिटी बढ़ा देंगी, और जो ही वो ऊपर आएगा तो उस स्थिति में सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा होने के कारण बाहर नहीं निकल पाती, और जहाँ जहाँ पर नाइट्रोजन के एयर बबल बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं। अब इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाता है? उसके जो टैंक होते हैं, गोताखोर के जो रेस्पिरेटरी टैंक जो होते हैं, पीछे जो टैंक लगे होते हैं, उनमें ऑक्सीजन और जो गैसों के साथ साथ हीलियम गैस को भी डाल दिया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अक्रिय गैस होती है तो वो अपने साथ नाइट्रोजन गैस को भी बाहर ले जाती है।